हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से आ गए हैं वीडियो नंबर 37 जिसमें हम पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है, और इसका क्या लेना देना है हमारे इकोनॉमिक सब्जेक्ट के साथ, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। अब शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। सर बता दो बात। मैं ये बताना चाहता था कि सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सर वो हमें पता है, आप 37 वीडियोज हो गया, 36 वीडियो के 36 वीडियो में यही बात बोले हो, कुछ नया बताओ। नया ये है बच्चों, नया बात ये है कि जो लिंक से तुम कनेक्ट होगे, हम लोग अब डाउट क्लासेस उसमें करना शुरू कर दिए। डाउट क्लासेस मतलब जो भी तुम्हारा डाउट्स होता है स्टडीज को लेके, या तुम कभी कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर सर एक वीडियो बना के हमें समझा दो, तो वो सभी चीज तुम कमेंट बॉक्स पे कर सकते हो। मतलब इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहां पे तुम कर सकते हो, या फिर तुम टेलीग्राम चैनल में भी बोल सकते हो कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। मैं वो तुम्हें अवेलेबल करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। एक सेकंड। चलो, हम आज पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, या फुल एम्प्लॉयमेंट, या फिर एक बात बताओ, अनएम्प्लॉयड इंसान कौन होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, मैं पहले तुम्हें अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड का मतलब समझा रहा हूं। अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड का मतलब होता है, या एक आदमी को हम अनएम्प्लॉयड तब बोलते हैं जब उस आदमी को काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है का मतलब वो काम करना चाहता है और वो काम करने के लायक भी है। दोनों चीज होना चाहिए, काम करने का मन भी होना चाहिए और काम करने लायक भी होना चाहिए। तब हम, और फिर भी उसे अगर काम नहीं मिल रहा तो हम उसे बोलेंगे कि वो इंसान अनएम्प्लॉयड है, या फिर उसे काम नहीं मिल रहा है। काम करने का मन और काम करने का एबिलिटी, मन भी होना चाहिए और काम करने के लायक भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन का होना जरूरी है। मान लो मुझे एरोप्लेन चलाने का मन है, क्या मैं एरोप्लेन चला सकता हूं? नहीं चला सकता, बिकॉज मेरे पास लाइसेंस नहीं है या मुझे चलाना भी नहीं आता। तो मैं काम करने के लायक नहीं हूं, मैं एरोप्लेन चलाने के लायक नहीं हूं, लेकिन मेरा एरोप्लेन चलाने का मन है। और बहुत सारे लोग देखे होंगे नालायक लोगों को, जो काम करने के लायक तो होते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं करने का उन्हें मन नहीं होता। उन्हें फ्री का खाने का मन होता है, काम करने का मन नहीं होता। जैसे तुम लोग काम करने के लायक हो, पढ़ाई लिखाई करने के लायक हो, खुद के पैर पे खड़े होके कमाने के लायक हो, नए नए इनोवेशन करने के लायक हो, सभी चीज के लायक हो तुम, लेकिन करते नहीं हो क्योंकि मन नहीं करता। मन नहीं करता सर, क्या करें? याद रखो, जब तक मन की सुनोगे ना तब तक दिक्कत रहेगी। जीवन में मन का सुनना थोड़ा कम करो। मन का सुनना मतलब मन जब तुम्हें गलत डायरेक्शन पे ले जाए, कि ये करने का मन नहीं करता है, सो जाता हूं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का कैसे मन करता है, यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो देखने का कैसे मन करता है, गर्लफ्रेंड से दो दो घंटे बात करने का मन कैसे करता है, मिलने जाने का मन कैसे करता है, और पढ़ाई करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, खुद के पैर पे अपने बलबूते पे खड़े होने का मन नहीं करता। तो जब भी हम एक इंसान को अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, मान लो ये मिस्टर, इसका नाम दे देते हैं हम छेदी सिंह, या फिर छेदी सिंह नहीं देते, छेदी सिंह तो ऑलरेडी एक कैरेक्टर है, हम इसका एक नाम सोचेंगे। सभी बच्चे मुझे बताओ, हम हमारे क्लास में दो इंसान लेंगे और दो इंसान का नाम डिसाइड करेंगे। ये नाम तुम मुझे सजेस्ट करो, एक लड़का का नाम सजेस्ट करना और एक लड़की का नाम सजेस्ट करना। दोनों नाम मुझे सजेस्ट करना, ठीक है? एक लड़का का नाम, एक लड़की का नाम, जिसको हम हमेशा एग्जाम्पल में यूज करेंगे, ठीक है?
कोई एक बढ़िया सा नाम बताना मुझे, एक लड़का का एक लड़की का। अब देखो ये इंसान को देखो, ये काम करने के लायक है, काम करने का मन नहीं कर रहा, या काम करने का मन भी कर रहा है। जब एक इंसान लायक होता है और मन भी होता है, दोनों चीज होता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता, उसे बोलते हैं हम लोग अनएम्प्लॉयड। लेकिन एक कंडीशन और है, क्या है? मान लो मैं लायक हूं काम करने का, मुझे एरोप्लेन चलाने का मन है और मेरे पास चलाने का लाइसेंस भी है और मुझे आता भी है चलाना, लेकिन जहां पे पायलट लोगों को 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, मैं मांगता हूं 50 लाख रुपए, तो क्या मुझे जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो 3 कंडीशन होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, लायक होना चाहिए, प्लस जब ये दोनों है तो हम क्या चेक करेंगे? एग्जिस्टिंग वेज रेट पे मुझे काम करना है या नहीं करना है। मतलब जो मार्केट पे वेज रेट चल रहा है, जो पैसा सभी को मिल रहा है, अगर उतना ही मुझे दिया जाए तो मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि मैं कौन हूं? मैं अनएम्प्लॉयड हूं। ठीक है, तो अब फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री का मतलब जो अपने मर्जी से नहीं होना, इनवॉलेंट्री का मतलब मर्जी से नहीं है, वॉलेंट्री का मतलब होता है मर्जी से, और इनवॉलेंट्री का मतलब बिना मर्जी के। बिना मर्जी के अनएम्प्लॉयड है, मतलब वो काम तो करना चाहता है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे भी करना चाहता है, काम करने के लायक भी है, फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, उसे बोलेंगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयड। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच ऑल दोज एम्प्लॉय पीपल हु आर विलिंग टू एंड एबल टू वर्क। विलिंग मतलब लायक है, और एबल मतलब नहीं, विलिंग का मतलब लायक नहीं, विलिंग का मतलब मन है, और एबल का मतलब लायक है। टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, गेट वर्क विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। बिना किसी डिफिकल्टी के अगर उसे काम मिल जाता है तो हम बोलेंगे वो वहां पे कौन सा सिचुएशन है? फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी 2 प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। एक होता है फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। एक फिक्शनल, दूसरा स्ट्रक्चरल। इसके बारे में हम लोग थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब एक इंसान, जैसे मान लो मेरा काम करने का मन है, मैं काम करने के लायक भी हूं, मार्केट पे जो वेज रेट चल रहा है मैं उसी वेज रेट पे काम करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे काम नहीं मिल रहा तो मैं कौन हूं? अनएम्प्लॉयड हूं, और वो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है। इनवॉलेंट्री मतलब मैं बिना अपने मर्जी के खाली बैठा हूं। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मैं जानबूझ के काम नहीं कर रहा, काम मिल रहा है लेकिन मैं काम करना नहीं चाहता, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो हमको वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का तो हम कुछ कर नहीं सकते इस दुनिया में, हमको देखना इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, और वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है जो लोग एबल हैं, विलिंगनेस भी है और एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम भी करना चाहते हैं, वो लोगों को हमको जॉब प्रोवाइड करना है। ये इंडियन इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमें चाहिए फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी 2 प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है सर, ये फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी कभार क्या होता है, मान लो मैं काम कर रहा था कंपनी, मान लो मैं इंफोसिस में काम कर रहा, ठीक है, अब मुझे जाना है टाटा पावर। तो मैं काम कर रहा था, ये 1 अप्रैल 2021 था, ये 31/3/2022 था, और ये 31/3/2023 था। मैं क्या किया, यहां पे मतलब दिसंबर में इंफोसिस से रेजिग्नेशन दे दिया, ये बोल के कि मुझे टाटा पावर में जॉब मिल गया है, अब मैं टाटा पावर में जाना चाहता हूं। तो इंफोसिस वाला बोला ठीक है जाओ। तो टाटा पावर वाले ने मुझे ज्वाइनिंग दिया 1 अप्रैल से। तो ये जो टाइम पीरियड है दिसंबर से लेके अप्रैल तक का, इस पीरियड में ना मैं इंफोसिस में काम कर रहा हूं ना मैं टाटा पावर में काम कर रहा हूं, मतलब मैं अपने घर में खाली बैठा हूं। तो क्या तुम्हें लगता है मैं अनएम्प्लॉयड हूं?
एज पर डेफिनेशन तो मैं अनएम्प्लॉयड हूं, क्योंकि मैं एबिलिटी टू वर्क है, विलिंगनेस टू वर्क है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम भी करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं 3 महीने खाली बैठा हूं। एज पर डेफिनेशन तो मैं अनएम्प्लॉयड हूं, लेकिन इस अनएम्प्लॉयड को हम बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये एक प्रकार का टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जो कि इकोनॉमी के लिए कोई बड़ा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, बिकॉज 3 महीने बाद तो उसको जॉब मिल ही जाएगा, और वो अपने मर्जी से टाटा पावर में गया है, अच्छे जॉब में जा रहा है, मतलब उसे पता है कि उसके लिए बेटर है। मैं कंपनी के बारे में नहीं पता मुझे इन्फोसिस टाटा पावर में कौन अच्छा है, लेकिन वो इंसान ने अगर इन्फोसिस छोड़ के टाटा पावर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है तो वो उसके लिए तो अच्छा होगा, इसीलिए लिया है। तो फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एक टेम्परेरी फेज होता है इकोनॉमी में, जब लोग एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होते हैं, तो उस केस में ये वाला फेज आ जाता है, और उसको बोलते हैं फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए किसी भी चिंता वाली बात नहीं है, कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। उसके बाद स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक और होता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के केस में क्या होता है, जब इकोनॉमी एक चीजों से दूसरे चीज में शिफ्ट होता है। जैसे मैं बताऊं, पहले क्या होता था, हम बुक्स ऑफ अकाउंट जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब हमारे जो बिजनेस का हम हिसाब किताब बनाते हैं, वो हम मैनुअली लाल कलर के खाते में बनाते थे पहले, पेन कॉपी लेके। आज के दिन में मुनीम रहता था, पहले मुनीम आता था, बुक में एंट्री करता था, सबका हिसाब किताब करता था। आज के दिन में सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, टैली में या कोई और सॉफ्टवेयर में हम लोग एंट्री करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं। तो सोच के देखो वो मुनीम का क्या हुआ होगा। वो मुनीम क्या कंप्यूटर सीख गया होगा, या उसे वो बेरोजगार हो गया होगा? बहुत सारे मुनीम तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड हुआ तो बहुत सारे लोग तो सीख गए, लेकिन बहुत सारे लोग सीख नहीं पाए, और वो लोग बेरोजगार हो गए। तो उस बेरोजगारी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जब किसी काम को करने का तरीका चेंज हो जाए, और पुराना तरीका अब और रेलेवेंट ही ना बचे, कोई यूज ही ना करे पुराने तरीके को, जैसे अभी होने वाला है। बाइक और स्कूटी ठीक करने वाले जो मैकेनिक हैं, जो बहुत सारे मैकेनिक का शॉप होता है ना, जो बाइक स्कूटी ठीक करते हैं, वो लोगों का जॉब जाने वाला है, वो लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा, बिकॉज अब वो बाइक स्कूटी इलेक्ट्रॉनिक आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक में उतना सारा कंपोनेंट नहीं होता, या उतना कुछ खराब होने का चीज नहीं होता। होता है तो बैटरी खराब होता है, बैटरी चेंज करा लो, फिर वो चलता रहेगा। टोटल दो ही चीज होता है गाड़ी के अंदर, एक बैटरी और दूसरा मोटर, बाकी तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। लेकिन वहीं पे आज जो हम लोग पेट्रोल वाला स्कूटी बाइक चलाते हैं, वो गाड़ी में बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं। पहले पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हीट एनर्जी जनरेट होता है, उस हीट एनर्जी से वो डायनामो फाइनामो क्या क्या घूमता है। हम फिजिक्स के बच्चे, साइंस के बच्चे नहीं है तो हमें नहीं पता, लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू वो चलता है, तो उसमें खराबी होने से हमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। तो सोचो इनका क्या होगा। इनमें से बहुत सारे लोग तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में शिफ्ट हो जाएंगे, उनको ठीक करना सीख जाएंगे, लेकिन बहुत सारे मैकेनिक बेरोजगार भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार के चीजों को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब किसी काम को करने का, मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, उस काम को करने का तरीका ही चेंज हो गया, तो वो तरीके पे वो लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, इस वजह से वो लोग अनएम्प्लॉय। उन्हें कोई जॉब से नहीं निकाला, या उन्हें कोई ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, वो जो नया तरीका था काम करने का, ये लोग उस तरीके को सीख नहीं पाए, इस वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए। तो उस बेरोजगारी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दो प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दोनों का डेफिनेशन लिखवाऊंगा, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखना। The presence of these two type of unemployment is referred to as natural rate of unemployment. Natural rate of unemployment. ठीक है, उसके बाद इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम करना जानते हैं या जो काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी हैं, एबल टू वर्क, एबिलिटी टू वर्क भी है, एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट। मार्केट पे जो वेज रेट चल रहा है उसी वेज रेट पे वो लोग भी काम करना चाहते हैं। डू नॉट गेट वर्क, फिर भी उन्हें काम अगर नहीं मिल रहा, तो इसे हम बोलेंगे क्या? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अंडर इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट पीपल आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेस
अंडर एंड अंडर कंपल्शन, अगेंस्ट देयर विशेस लिखा है, एज पर देयर विश नहीं, अगेंस्ट देयर विशेस एंड अंडर कंपल्सन। इट मस्ट बी नोटेड दैट ओनली इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देखो ये लाइन को मार्क करो, इज कंसिडर्ड व्हाइल एस्टिमेटिंग द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। हम जब इकोनॉमी में टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल निकालते हैं तब हम सिर्फ और सिर्फ इन वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को ही काउंट करते हैं, बाकी लोगों को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलो, बात तो सर क्लियर है, अब आप आगे पढ़ा दो। दो चीज पढ़े हम लोग यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। सर आज नहीं, सर आज नहीं, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, तुम्हारा टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम लेवल, एक टॉपिक है ना इक्विलिब्रियम लेवल, उस इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल बोल। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर में। आज का वीडियो नंबर था 37, शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। आज 37 था, हाँ 37 था आज ये रहा 37 था आज। इसको हम पढ़ेंगे 38 नंबर वीडियो के अंदर में। हम 37 वाले वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं। अभी तक हम 1 से 26 वीडियोस के अंदर में यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। याद रखना 1 से 26 में तुम्हारे लिए अलग से रिकॉर्डिंग नहीं किया हूं, वो एग्जिस्टिंग बच्चों का दे दिया हूं, लेकिन मैं बाद में फ्यूचर में रिकॉर्डिंग करके वो सारे वीडियोस को रिप्लेस करने वाला हूं और मैं फिर से उसको रिकॉर्ड करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी जब मैं ये चीज बोल रहा हूं, अभी फिलहाल 1 से 26 एग्जिस्टिंग बच्चों का दिया हुआ है लाइव बैचेस का। फ्यूचर में मैं इसी सभी वीडियोस को डिलीट करके इसके जगह में दूसरे वीडियोस को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब 27 नंबर वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस किए हैं। 28 से लेके अभी तक 38 नंबर वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम पढ़े हैं, जो कि तुम्हारे बीकॉम के बच्चों के लिए स्पेसिफिकली अलग से रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो पढ़ना शुरू कर दो। हम सभी सब्जेक्ट इसी तरीके से इसी चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे ऑल ओवर इंडिया। कहीं पे भी अगर तुम बीकॉम पढ़ रहे हो तो मान के चलना सभी सब्जेक्ट तुम्हें इस यूट्यूब चैनल के अंदर में मिल जाएगा। और सिलेबस 100% सेम ही होता है सभी का, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे रहता है, लेकिन बाकी 100% सिलेबस क्या होता है, सेम होता है। टॉपिक्स को ऊपर नीचे कर देते हैं, टॉपिक सेम ही रहता है, टॉपिक आगे पीछे ऊपर नीचे करके थोड़ा मोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो वीडियो को सीरियली करते जाओ। और हम हमेशा यही बोलते हैं, अगर तुम क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेते हो तो तुम्हारे पढ़ाई का जिम्मेदारी हमारा। अगर तुम क्लास 10th के बाद कॉमर्स लेते हो तो याद रखना तुम्हारे पढ़ाई का जिम्मेदारी हमारा है। हम लोग 10th के बाद कॉमर्स लेने वाले बच्चे को फ्री में पढ़ा रहे हैं। CHSC वालों को, जो CHSC 11 12 लेता है, उनको फ्री में पढ़ाते हैं। पूरा सिलेबस अच्छे क्वालिटी वीडियो में डिटेल में पूरा पढ़ाया जाता है। उसके बाद अगर वो बीकॉम कर रहा है या कोई और भी कोर्स कर रहा है, हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का वीडियो एक एक करके अपलोड हो रहा है और थोड़ी दिन में सारा वीडियोस कंप्लीटली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन पेपर, पास्ट पेपर्स, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, ऑनलाइन गूगल से क्वेश्चन निकाल के हम लोग सारा चीज सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना। अगर कॉमर्स के बच्चे हो तो हम लोग इस चैनल पे, तुम बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे तुमको मिलेगा। साथ ही साथ में हम कुछ दिनों में फ्री में तुम्हारे लिए CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन का सिलेबस लेके आने वाले हैं। जब हमारा बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम CA, CS, CMA का फाउंडेशन एग्जाम, जो पहला एग्जाम होता है, उसका सिलेबस पूरा कंप्लीटली डिटेल में अच्छे क्वालिटी में पढ़ाकर तुम्हें अपलोड करके फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री कंटेंट का फायदा उठा सकें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल को, टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय एंड थैंक यू।